गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नए वीडियो के साथ हम बात कर रहे थे ग्राफ्स वाली जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने साइन एक्स का ग्राफ लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। उसी कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में, ग्राफ के नेचर के बारे में, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, डोमेन हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे पीरियोडिसिटी हो, चाहे इवन ऑड हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, या कॉन्टिन्यूटी हो, या डिफरेंशिएबिलिटी हो, ये सारी की सारी चीज़ें आज इस ग्राफ में समझेंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। वंस अगेन मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि टिक्नोमेट्री की जो सीरीज है इसमें सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इक्वेशंस के बारे में बात की थी। अब सेकंड जो सीरीज है वो ग्राफ्स की है, इसमें सारे ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो साइन एक्स का हो, कॉस एक्स का हो, टेन एक्स का हो। तो इस सीरीज को मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है टिक्नोमेट्री। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 15 से 20, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चंस इस टिक्नोमेट्री से आते हैं और ये गेम चेंजर है। अगर आपने टिक्नोमेट्री अच्छे से कवर कर लिया तो आपके सिलेक्शन होने का बहुत 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 बढ़िया चांस है। तो पूरी सीरीज को ध्यान से देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में वंस एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चंस की एक सीरीज करेंगे जिसमें हर टॉपिक से कम 100 से 200 क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स के बारे में। कॉस एक्स क्या है, ग्राफ कैसा है और इसके बारे में सारी चीज़ें। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि कॉस एक्स जो है वो एक टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस एक्स भी साइन एक्स की तरह क्या है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर ये एक फंक्शन है तो इसका भी एक डोमेन होगा और एक क्या होगा, रेंज होगा। डोमेन रेंज के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा उसको हम सम अप कर लेते हैं कि भाई डोमेन रेंज का मतलब क्या है। चूंकि एक फंक्शन है तो हर फंक्शन का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होगा। मैंने पहले भी बताया कि फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और हमको क्या मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। तो डोमेन का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, कि भाई उस मशीन को मैं क्या क्या इनपुट दे सकता हूं। और रेंज का मतलब हो गया कि भाई अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जो मैंने इनपुट दिया उसके बेसिस पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। तो इसका जो पॉसिबल रेंज होगी, जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज बोलूंगा उस सेट को। तो ये डोमेन और रेंज हो गया। तो जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो टिक्नोमेट्रिक हो चाहे ना हो, सबके साथ क्या होगा, एक डोमेन होगा और एक क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हर फंक्शन का एक डोमेन होगा और एक रेंज होगा। तो अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं तो कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो कैपिटल आर होता है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज। मैं कुछ भी इसमें रियल वैल्यूज रख सकता हूं। और इसका जो रेंज होगा वो अगेन वही अपना साइन एक्स वाला रेंज होता है, यानी -1 से 1। तो कॉस एक्स की वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये तो बात हो गई भाई डोमेन रेंज की, कि कॉस एक्स का डोमेन क्या होगा, कैपिटल आर होगा और रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली रेंज के बेसिस पर कई क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है, बिल्कुल अपना सेम होता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। चलिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। अब अगर आपने टिक्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी हुई हैं तो सबको पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये ग्राफ 1 से शुरू होता है, यानी यहां से शुरू होगा हमारा। ठीक है, एक रफ बना रहा हूं मैं इसको इस तरीके से। तो ये 0 हो गया, ये अपना π/2 हो गया, ये अपना 3π/2 हो गया, ये 0, ये π/2। एक मिनट, ये अपना π/2 हो गया, ये अपना पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये अपना 2π हो गया। ठीक है, अगेन ये -π/2 हो गया, ये अपना -π हो गया,
ये -3π/2 हो गया। और इसी ग्राफ को मैं कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ जाके अपना 2π हो गया। ठीक है, तो ये अपना cos x का ग्राफ हो गया। अब ये वैल्यू हमारी जो होती है ये +1 होगी, और ये जो वैल्यू है जो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू +1 हो गई और ये वैल्यू -1 होगी। अब आप देख रहे हैं cos x का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं आ रहा, आगे कंटिन्यूएशन में इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो पहली चीज जो हम लोग देख चुके थे उसको एक बार फिर से मैं यहां रिमाइंड करा देता हूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, अपना कैपिटल R होगा। डोमेन क्या होगा, कैपिटल R होगा। इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेंज क्या होगा इसका अपना -1 से 1। ठीक है भाई, तो रेंज क्या हो जाएगा -1 से 1, और डोमेन क्या हो गया, R हो गया। अब आप देख रहे हैं ये ग्राफ लगातार है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अपना तीसरा पॉइंट हो गया कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, वो रेंज से भी क्लियर है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि भाई cos x जो होगा अपना कहां से कहां तक होगा, इसकी जो रेंज है -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये अपना पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे तीसरे में नेगेटिव है, और चौथे में क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको ASTC रूल से भी क्लियर है। और अगर ये जब मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो मैं एंगल को क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में ये पहला 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर -π/2 से -π थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो थर्ड सेकंड में क्या होगा, अपना वैल्यू नेगेटिव होगा, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सभी को पता है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और थर्ड और सेकंड में क्या होता है, अपना नेगेटिव होता है। ठीक है, ये ग्राफ से भी क्लियर। इस डायरेक्शन में ग्राफ का अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफ 0 से अगर मैं पाई की बात करूं तो ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 0 से पाई तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और पाई से 2π तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो बिल्कुल sin x की तरह है, ना तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन होनी चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अपना अगला पॉइंट हो गया भाई कि नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना क्या है, डिक्रीजिंग, यानी इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। तो ये कैलकुलस का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब यहां से देखिए 0 से पाई तक इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। cos 0 1 है और cos पाई क्या है, -1 है। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ये डिक्रीजिंग है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डिक्रीजिंग है। तो अपना अगला पॉइंट हो गया कि भाई
कि भाई 0 से पाई के बीच में अगर एंगल है तो और θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो एंगल अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कम मिलेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैल्यू अपनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या ग्राफ से भी आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेशन वाला, कि हर क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं, नीचे वाले को मैं कलर ब्लू से, और ऊपर वाले को मैं वाइट से कर देता हूं भाई। तो हर एक क्वाड्रेंट में इसका जो एरिया होगा वो 1 यूनिट होगा, ठीक है। बिल्कुल साइन एक्स की तरह है, एरिया इन ईच क्वाड्रेंट बिकम 1 यूनिट। अपना कितना यूनिट रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। स्पेशली एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन में ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है, चाहे वो साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो। एक क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे, चाहे 0 से π/2 हो चाहे π/2 से पाई हो, तो ये सब वैल्यू जो रहेगी वो 1 यूनिट रहेगी। अब 0 से पाई की बात करेगा तो 1 और 1 मिलकर एरिया कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी हैं बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बच्चे जो देख रहे हैं इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे और इस चीज को एक एक करके सारे पॉइंट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया हो गया, अपना अगला पॉइंट हो गया कि भाई एरिया जो हर क्वाड्रेंट में होगा वो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये ग्राफ अगर आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन जहां बदल रही है बहुत स्मूथ है, एब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां ये हो रहा है, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, हर जगह ये ग्राफ क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। यानी कॉस एक्स जो है वो हर जगह डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है। कंटिन्यूटी तो हमको पता ही, ग्राफ स्मूथ है, तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने देख लिया कि जहां पर भी ग्राफ चेंज हो रहा, कोई शार्प टर्न नहीं आ रहा। जहां पर शार्प टर्न होता है, हम लोग जानते हैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई ग्राफ शार्प टर्न हो रहा है, एकदम से उसका ग्राफ का डायरेक्शन बदल रहा है एब्रप्टली, तो वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं होता। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ग्राफ में एब्रप्टली चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो स्मूथ आ रहा है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल है हर जगह। तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं अपने इवन और ऑड फंक्शन की, ठीक है। तो इवन फंक्शन वंस अगेन एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव इनपुट की बजाय नेगेटिव इनपुट भी दूं तो भी आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इवन फंक्शन बोलूंगा। और ऑड फंक्शन में क्या है अपना कि भाई अगर मैं ऑड फंक्शन का, चलो भाई पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। मतलब अगर मैं नेगेटिव इनपुट दूंगा तो आउटपुट भी मुझे नेगेटिव मिलेगा। यानी अगर कोई आउटपुट, अगर इनपुट दे रहा हूं और मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है और मैंने इनपुट नेगेटिव दे दिया तो आउटपुट का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ऑड फंक्शन बोलूंगा। अब बात करते हैं अपने cos x की, ठीक है। तो देखो भाई अगर मैं कह रहा हूं कि cos π/2, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी है अपनी, 0 है, और cos -π/2 की वैल्यू भी कितनी है अपनी, 0 है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें
कि cos 2 पाई की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहां पर cos माइनस 2 पाई की वैल्यू भी कितनी है अपनी +1 है। मतलब अगर मैं इनपुट नेगेटिव भी दे रहा हूं तो भी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, ग्राफ से आप देख सकते हैं इनपुट अगर मैं नेगेटिव भी दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट सेम मिल रहा है। देखो भाई ये पॉजिटिव इनपुट है, ये नेगेटिव इनपुट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आउटपुट सेम है। यहां पर मेरा इनपुट ये है और यहां पर नेगेटिव इनपुट है, तो आउटपुट क्या है, डायरेक्शन सेम है। ये पाई है, पाई पर वैल्यू -1 और माइनस पाई पर वैल्यू भी कितनी है अपनी -1 है। कोई भी आप ले सकते हैं, -π/2 पर 0 है और π/2 पर भी क्या है 0 है। इसका मतलब अपना ये जो cos x फंक्शन है ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो cos x कैसा फंक्शन हो गया, इसको याद रखेंगे, इवन फंक्शन है। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी देखी हुई है क्योंकि हमको पता है कि cos -θ क्या होगा अपना, cos θ होगा। तो यहां से ये चीज वैसे भी पहले से भी क्लियर थी और ग्राफ से भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि cos x अपना कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। sin x याद रखिएगा, sin x कैसा है, ऑड फंक्शन है। अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कि पीरियोडिक है या नहीं है। तो भाई पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से पढ़ी थी कि f(x) बराबर f(x) प्लस जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ... ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, 0 से f(x) बराबर f(x) आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर नहीं होता वो सभी को पता है, 1 2 3 4 हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई पीरियोडिक फंक्शन जो हमने कहा कि भाई कि अगर एक ऐसा फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। अब अपने ग्राफ पर आ जाते हैं कि भाई cos x पीरियोडिक है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वेव है इस तरीके से, इसके बाद फिर ऐसे ही बनेगा शेप, इसी तरीके से ये है। तो ये जो पीरियड है cos x का पीरियड क्या होता है अपना 2π होता है। हर 2π इंटरवल के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो cos x अपना कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया भाई। और इसका पीरियड याद रखिए कितना होगा, 2π। तो cos x और sin x दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों का ही पीरियड क्या होता है, 2π होता है। ठीक है, अब बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की कि दोनों को मैं यहां कंपेयर करूंगा, cos x और sin x। sin x का ग्राफ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था और cos x का ग्राफ जो है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। इन दोनों का मैं कंपैरेटिवली एनालिसिस करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे cos x और sin x के कंपैरेटिव एनालिसिस की। तो चलो भाई दोनों का ग्राफ हम लोग एक कंपैरेटिवली कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के लिए मैं अलग अलग कलर ले लेता हूं। ये अपना sin x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं 0 से π/2 इंटरवल की। ठीक है, ये अपना चलो भाई ये ग्राफ हो गया। तो ये वाला जो ग्राफ है अपना cos x का ग्राफ हो गया और ये वाला जो ग्राफ है वो अपना sin x का ग्राफ हो गया। ठीक है,
ये वो पॉइंट हो गया जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो गई अपनी π/4, ये वैल्यू हो गई π/2 और ये वैल्यू हो गई 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 0 से π/4 के बीच में cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ क्या है, नीचे है। 0 से π/4 में अगर आप देखें cos x का ग्राफ ऊपर है और sin x का ग्राफ अपना कैसे है, नीचे। इसका मतलब अगर एंगल की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो अपना जो cos x है उसकी वैल्यू sin x से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी cos 42 डिग्री की वैल्यू sin 42 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि अगर मैंने लिखा cos 42 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 42 डिग्री, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या है, सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन अपना ये निकल के आया कि भाई cos 0 से π/4 के बीच में cos x इज ग्रेटर देन sin x। अब बात करते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो एंगल है जहां पर cos x और sin x क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात सभी लोग जानते हैं, ये ग्राफ से भी वेरीफाई हो गई कि अगर थीटा बराबर π/4 है तो cos x बराबर sin x होगा। तो 45 डिग्री वो एंगल है जहां पर cos x और sin x जो फंक्शन है वो सेम आउटपुट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब देखिए π/4 से π/2 के बीच में cos का ग्राफ नीचे है और sin का ग्राफ ऊपर है। तो इसका मतलब π/4 से अगर π/2 के बीच में कोई एंगल है तो cos x का ग्राफ नीचे है, sin x का ऊपर है। इसका मतलब sin x की वैल्यू जो होगी वो cos x से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो ये दूसरा कंक्लूजन यहां से हमको पता चल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। π/4 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू जो होगी वो cos x से क्या होगी, ज्यादा होगी, और 0 से π/4 में cos x की वैल्यू sin x से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब sin 57 डिग्री की वैल्यू cos 57 डिग्री से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हम यहां पर सीख के, समझ के, याद करके इस तरह के क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहेंगी। तो ये दोनों ग्राफ का मैंने कंपैरेटिवली एनालिसिस आपको बताया, sin x और cos x का। तो ये cos x का पूरा ग्राफ मैंने यहाँ डिस्कस किया। इससे पहले के लेक्चर में मैंने sin x का ग्राफ डिस्कस किया, डोमेन बताया, रेंज बताया, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, डोमेन याद रखना है, रेंज याद रखना है, इवन है कि ऑड है, पीरियोडिक है कि नहीं है, एरिया कितना होगा, कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ये सारी पॉइंट्स, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होंगी। तो इस लेक्चर को हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 2 ग्राफ कवर कर लिए हैं मैंने। अब अगला ग्राफ जो हम लोग बात करेंगे वो 10x का ग्राफ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10x के ग्राफ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10x की। तब तक के लिए जय हिंद।